जय हिंद श्रोताओं। आकाशवाणी समाचार जयपुर के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूं। मैं हूं शीला चावला, आपकी होस्ट। श्रोताओं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जादू आज हर भारतीय के सिर चढ़कर बोल रहा है। देश का हर नागरिक आमो खास अपनी तरह से हमारे जांबाज सैनिकों के लिए अपने तरीके से कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। हम भी इसी सिलसिले में आपको रूबरू करवा रहे हैं भारतीय सेना के एक वीर पराक्रमी पूर्व सैन्य अधिकारी वीएसएम मेजर जनरल अनुज माथुर से। मेजर जनरल माथुर, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मेरे को आप इजाज़त दीजिए प्लीज़ कि मैं आकाशवाणी के माध्यम से पूरे राष्ट्र को इस बहुत स्पेक्टेकुलर सक्सेस के लिए बधाई देना चाहता हूं। और ये अगर हमारा राष्ट्र इसको सेलिब्रेट कर रहा है तो ये डिज़र्व करते हैं हम इसको सेलिब्रेट करने के लिए। जी सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आपकी इस परिसर में मौजूदगी से हम सभी, हमारा आकाशवाणी का पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद। श्रोताओं, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको मेजर जनरल माथुर के बारे में बताना चाहूंगी। आप विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त हैं और वर्ष 2018 में जयपुर के जीओसी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपने जम्मू और कश्मीर की राइफल्स रेजिमेंट की 10वीं बटालियन में सेना में एंट्री की। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वजह थी कि आपने देश सेवा को चुना और भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला किया? देखिए, कहीं ना कहीं हर एक के दिल में ये बात रहती है, कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, वो देश के लिए कुछ करना चाहता है। और ये मुझे लगता है ये हमारे भारतवर्ष की एक बहुत खासियत रही है कि भारतवर्ष के लोग राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत अच्छा माध्यम राष्ट्र की सेवा करने का हो सकता है वो सेना के। हालांकि परिस्थितियां अनुकूल थीं, कुछ भी करा जा सकता था जब हम स्कूल में थे, लेकिन मैंने एनडीए की परीक्षा दी और बहुत वर्ष पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में मैं चला गया। और मुझे लगता है कि वही एक जज्बा था कि हम किस प्रकार से देश की सेवा डायरेक्टली अपने फिजिकल प्रेजेंस के माध्यम से कर सके। जी सर, आपने इतनी कम उम्र में देश सेवा का फैसला किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और हमें एक बहुत अच्छा सैन्य अधिकारी मिला, तो हमारे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है। सर, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो इसकी सफलता पूरे विश्व में गई है। भारतीय सैन्य शक्ति ने पूरी दुनिया में धाक जमाई है। आप क्या मानते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्यवाही ही रही है केवल, या ये एक तरह से भारत की ताकत का शंखनाद है? शीला जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक बात समझने की बहुत आवश्यकता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि हम आतंकवाद के विरोध में हैं और आतंकवाद का खात्मा करेंगे, और उसके लिए हमें विश्व के किसी भी कोने में जाना पड़े वहां हम जाएंगे। और इस वजह से आपने जो देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में जब सैन्य कार्रवाई हुई, और काफ़ी कार्रवाइयां हमने करी हैं, जो भी लोगों को पता होना चाहिए कि सिंधु जल समझौते से लेकर के व्यापार का बंद करना और कई कार्रवाइयां की हैं, बॉर्डर्स को बंद कर देना, वीज़ास को कैंसिल कर देना, ये तमाम चीज़ें उसी तरफ डायरेक्टेड थीं। लेकिन जो काइनेटिक कार्रवाई करी जिसमें कि आपने अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रयोग में लाए, वो कार्रवाइयां सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद, आतंकवादी अड्डों और आतंकवादियों के खिलाफ की गई। और मैं बहुत गर्व से ये कहता हूं कि वो कार्रवाई अत्यंत सफल रही। सर, वाकई आपने जैसे बोला कि ये प्रतिशोध की कार्रवाई किसी भी तरह से नहीं थी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ये जो सफलता रही है हमारी, ये बहुत बड़ी सफलता रही है। तो इस सफलता के भारत के लिए किस तरह के मायने हैं और पूरे विश्व में इससे किस तरह का संदेश गया है? देखिए, इससे 3-4 जो मेजर टेक अवेज हैं इसके, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत की इस बात की बिल्कुल पूरे विश्व सराहना कर रहा है कि हमने जो काइनेटिक एक्शन भी किया वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के विरोध में किया, आतंकवाद के अड्डों पर किया, पहली बात। दूसरी बात, हमने अपनी सैन्य क्षमता का ऐसा परिचय, देखिए आपको मैं बताता हूं कि 23 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक के दरमियान पाकिस्तान की पूरी सेना सजग चौकस थी, और वो सेना अपने जो हाईएस्ट पॉसिबल रेडीनेस में थी। बावजूद उसके आप 24 मिसाइल फायर करते हैं, पाकिस्तान की सेना सोती हुई पकड़ी जाती है,
और 24 के 24 मिसाइल अपने ठिकाने पे जाकर के अपना असर कर देते हैं। उसके बाद आप वापस आ जाते हैं और अपने जगह पर बैठ जाते हैं, क्योंकि इससे यह बताया कि हमारा मकसद सिर्फ उन 3 आतंक के ठिकानों को, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, उनके ठिकानों को परवार करना था। हमने कर दिया, हम वापस आ गए। फिर जो एक्शन उसके बाद हुआ वो तमाम एक्शन सिर्फ पाकिस्तान के जो उन्होंने हरकत की, हिमाकत की, उसका रिटेलिएशन था, वो दूसरा। तीसरा जो सबसे बड़ा संदेश मुझे लगता है पूरे विश्व में गया है कि हमारा जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, खास करके जो हमारी इंडिजिनस मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, जो इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी थी, उससे हमने बिल्कुल सफलता के साथ बिना उनके किसी रिएक्शन के हमने अपना काम कर दिया। उसकी वजह यही थी कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के फ्रंट में उनको पूरी तरह से परास्त कर दिया था। उनके जितने भी सिस्टम्स थे, उनके जितने भी एयर डिफेंस एलिमेंट्स थे, उनको हमने कहीं ना कहीं डिग्रेड करके रखा हुआ था, और उसमें जो टेक्नोलॉजी काम आई वो लगभग पूरी टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली डेवलप थी। उससे 2 फायदे हुए, 2 संदेश गए। पहला तो ये कि विश्व जो ये सोच रहा था कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भारतवर्ष डेवलप नहीं कर सकता, उनको अचंभा हुआ कि भाई हमने न केवल डेवलप कर दी बल्कि उस टेक्नोलॉजी को हमने असली हालात में उसका हमने मुजाहिरा कर दिया, उदाहरण दे दिया। दूसरी बात ये थी कि उनको ये लग रहा था, पूरे जो विश्व में एक संदेश गया है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो जो चाइनीज टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी प्रयोग में ला रहे थे या जहां की भी टेक्नोलॉजी थी उससे कहीं बेहतर साबित हुई। उससे जो फायदा हुआ, ये जो मैसेज गया पूरी दुनिया में कि अगर आपको कहीं से अगर रक्षा उपकरणों का आयात करना है तो कई देशों के मुकाबले भारत ज्यादा बेहतर जगह साबित होगी। मैं इसका एक और बात बताता हूं, देखिए कैसे डॉट्स कनेक्ट होते हैं, और ये भी बहुत सोची समझी दूरदर्शिता जो हमने दिखाई। हमने ब्रह्मोस मिसाइल का बहुत सफल प्रयोग किया, उनके 11 एयरफील्ड्स लगभग तबाह कर दिए हमने, और उसके अगले दिन राजनाथ सिंह जी ने ब्रह्मोस के उसका उद्घाटन किया। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज किया कि एक हमने आपको हथियार सिस्टम आपको दिखाया, उसका असर आपको दिखाया, इतना जबरदस्त असर हुआ कि कुछ घंटों में पाकिस्तान की सेना घुटने पे आकर के हमारे से उन्होंने लगभग भिक्षा मांगी कि हमें सीज फायर कर दिया जाए, और उसके एक दिन बाद उसी मिसाइल के एक यूनिट का आप उद्घाटन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि हमने मिसाइल का आपको असर दिखा दिया, और हम इस मिसाइल को आपको देने के लिए भी तैयार हैं। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि बिकॉज हमारी जो इंडिजिनस सैन्य उपकरण हैं वो बहुत सफल रहे हैं, और इसके बाद में सरकार ने इसके लिए रक्षा क्षेत्र में बूस्टर डोज देने का भी काम किया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको 2 तरीके से देखने की आवश्यकता है। एक तो आपकी अपनी सेनाओं को मॉडर्नाइजेशन की बहुत जरूरत है, बिल्कुल, और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उन दिनों सालों की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें से 5-6 साल मैं भी अच्छे स्तर पे था, तो मुझे पता है कि पिछले 10-12 साल में इस चीज का बहुत जबरदस्त ख्याल रखा गया है। देखिए, आपने अपने जो थ्रेट परसेप्शन है उसको एंटिसिपेट किया, सब कुछ एक स्ट्रेटेजी बनाई, और उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपने तीनों सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन किया। उसका फल आपको आज दिखाई दे रहा है, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो नेविगेशन में हो, चाहे वो नाविक सिस्टम हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हो। बहुत ज़बरदस्त काम की जी रही है हमारे लिए। और दूसरा जो प्रश्न है उसका एक असर हमारी सेनाओं पे है, दूसरा असर हम इसको मोनेटाइज करके एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा निर्यातक राष्ट्र बन सकते हैं, जो कि रक्षा उपकरणों का निर्यात कर सकता है। तो इस चीज को भी बहुत बड़ा बल मिला है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और इस बात को हम देख रहे हैं, और ये आगे जाने वाले समय में बहुत काम आने वाला है। किसी एक DRDO के साइंटिस्ट से मैं बात कर रहा था ताकि इसके बारे में कुछ और, तो कुछ समस्याएं हैं DRDO की और बाकी सेनाओं की, उनको एड्रेस करने का काम पूरा हो रहा है। जिस बूस्टर डोज की आप बात कर रही थी वो बूस्टर डोज आएगा, और मुझे लगता है कि उससे हम अपनी सेनाओं का तो मॉडर्नाइजेशन करेंगे ही, जो इक्विपमेंट बाहर से लाना है उसको लाएंगे, लेकिन उसका एक अच्छा भाग मॉडर्नाइजेशन, अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसमें थोड़ा सा उसको और लगाने की आवश्यकता है। ताकि देखिए, आज की परिस्थिति आप देख रही हैं, यूक्रेन में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, आपको जो अपना नेशनल इंटरेस्ट में काम करना है आपको स्वयं करना है। इसलिए आत्मनिर्भरता मेरे हिसाब से इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और
पिछले 10-12 सालों में हमने उस क्षेत्र में काफ़ी स्ट्राइड्स हमने ली हैं। 2 डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए हैं, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में, और ये इन डिफेंस कॉरिडोर्स में काम शुरू हो गया है और आप इसका परिणाम बहुत जल्द देखेंगी। और मुझे लगता है आने वाले समय में 2047 का जो हमारा देवा स्वप्न है वो निश्चित रूप से पूरा होगा और उसमें एक डिफेंस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान उसमें होने वाला है। हम ऑलरेडी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और मुझे लगता है कि 2047 का स्वप्न कुछ पहले पूरा होने की संभावना बनी हुई है। जी सर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले सेना को पूरी तरह की स्वतंत्रता दी कि वो किसी भी तरह से अपने तरीके से और इस बारे में कार्रवाई करें। भारतीय सेना ने अपनी तैयारी की, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि इस ऑपरेशन के दौरान किस तरह की चुनौतियां रहीं? किसी भी ऑपरेशन को करने में चुनौतियां बहुत होती हैं जी। मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि 15 दिन का समय निकला था जी। उन 15 दिनों में दोनों सेनाओं ने अपनी रेडीनेस को बिल्कुल पीक पर लेकर के चले गए थे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम कैसे अपनी सेफ्टी करें और आतंकवादियों के ऊपर आघात करें। लेकिन उन आतंकवादियों का साथ देने वाला पाकिस्तान हमारे बीच में कहीं ना कहीं तो उसके लिए क्या सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जब भी आप पाकिस्तान के अंदर जाके एक्शन कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान के हर प्रकार के रिएक्शन के लिए तैयार रहने की आवश्यकता। यही वजह थी कि हमने वो 12-14 दिन, जरूरी भी नहीं था कि हमको ये वाला काइनेटिक ऑप्शन लेना पड़े, तो उसमें हमने अपने एयर डिफेंस को मजबूत। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष गुजरात कच्छ से लेकर के सियाचिन ग्लेशियर तक हम एक इलेक्ट्रॉनिक फेंस बनाने में कामयाब रहे। इलेक्ट्रॉनिक फेंस का मतलब है कि विदाउट एनी गैप कॉन्टिन्यूअस आपका रेडार कवर था कच्छ से लेके सियाचिन ग्लेशियर तक, और उससे आपको तमाम जो आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आज के परिप्रेक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे के सिस्टम्स को जैम करना, दूसरे की मिसाइल्स को टारगेट पर नहीं पहुंचने देना, दूसरे की एयरफोर्स को सही प्रकार से काम नहीं करने देना, तो उनमें सब कहीं जाके तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक फेंस हमने तैयार करी। वो एक बड़ा भारी चैलेंज था, बहुत सफलता के साथ उसको किया। उसके बाद वो फेंस आपको खबर देगी, डिटेक्शन करेगी, उसको टारगेट करेगी, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको एयर डिफेंस वेपन सिस्टम चाहिए। फिर हमने एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स का एक ग्रिड बनाया और उसमें जो छोटे से छोटे इन्फेंट्री बटालियन के जो एयर डिफेंस के वेपन सिस्टम्स थे उनसे लेकर के इंडियन एयरफोर्स के एयर डिफेंस के जो एयरक्राफ्ट है वहां तक सब हथियारों को हमने इंटेग्रेट किया और उससे इलेक्ट्रॉनिक फेंस और वो इंटीग्रेशन ऑफ एयर डिफेंस वेपन्स। तो जितना भी पाकिस्तान की तरफ से प्रयास हुआ वो प्रयास हम लोग नेगेट कर पाए। और सबसे बड़ा हमको फायदा तब हुआ कि जब हम गए उस समय हमने पाकिस्तान को लगभग इलेक्ट्रॉनिक स्लीप में डाल दिया था कि उनको कुछ भी नहीं पता पड़ा। इसमें एक दो चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ा भारी डिसेप्शन था। उसके दो छोटे छोटे मैं उदाहरण दूंगा। हमने कहा हम मॉक ड्रिल करेंगे 8 तारीख को, तो जो दूसरी साइड है उसको लगेगा कि यार ये अगर 8 को मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो अगर कुछ होना होगा तो 9 को या 10 को होगा। पहली बात। फिर हमने कहा कि हम 8 तारीख को एक एयरफोर्स की लाइव फायर की एक्सरसाइज करेंगे। जब भी एयरफोर्स इस तरह की फायरिंग की एक्सरसाइज करती है तो हमको अपने पड़ोसी देशों को बताना पड़ता है, तो वो उनको बताया। तो फिर उनको लगा कि यार ये अगर प्रैक्टिस फायरिंग 7-8 को करेंगे तो फिर जो पाकिस्तान जिसने 2:30 बजे उनके रेलवे मंत्री ने आकर के कहा था कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर देगा, उस पाकिस्तान को हमने पूरी तरह डिसीव किया। तो हमने इलेक्ट्रॉनिकली उनको डिसीव किया, हमने एयर डिफेंस के तौर पे उनको डिसीव किया। किसी भी प्रकार के रिएक्शन के लिए हम पूरी तरह तैयार थे और उनको हमने फिजिकली डिसीव किया। और फिर हमको टोटल सरप्राइज हासिल हुआ और उस सरप्राइज की वजह से फिर कहूँगा जो कंपनियां मिसाइल बनाती हैं जिनसे हमने खरीदी थी स्कैल्प, वो कंपनी भी 24 में से 24 मिसाइल ठिकाने पर पहुंचने की गारंटी नहीं लेती। लेकिन आपकी सेनाओं ने 24 की 24 मिसाइल सही निशाने पर पहुंचाई और 9 के 9 आतंकवादी अड्डे समाप्त कर दिए। सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बताया, आपका बहुत बहुत आभार। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस है, इसने पूरे देश को
गौरवान्वित किया है और हर देशवासी में जैसे कि देशभक्ति का जज्बा जो है वो हिलोरे ले रहा है। और इसको प्रदर्शित करने के लिए कहीं गौरव यात्राएं हो रही हैं, तिरंगा यात्राएं हो रही हैं, रेलवे स्टेशनों को सजाया गया है, मंदिरों को सजाया जा रहा है। तो अपने अपने स्तर पे सभी लोग इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं उस दौरान देश में थोड़ा कहीं ना कहीं तनाव का माहौल तो रहता है। तो ऐसे में जो आम नागरिक हैं उनका मनोबल बढ़ाए रखने के लिए, साथ ही इस तरह के ऑपरेशंस में जो सैनिक शामिल हो रहे हैं उनके सैन्य परिवारों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए, और साथ ही जो सीमा पर हमारे देश के नागरिक हैं उन एरियाज में आम लोगों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए किस तरह के प्रयास होते हैं या किए जाते हैं? देखिए, मैं शीला जी आपको एक बात बताऊं कि जहाँ तक सैन्य परिवारों का प्रश्न है, ये एक कमांड, इसको बोलते हैं कि कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं या जो और सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, ये उनका काम है और उनके मनोबल को सिर्फ इस प्रकार के ऑपरेशंस के दौरान ही बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये पूरी सर्विस के दौरान उनके मनोबल बनाए रखने की आवश्यकता है। और मैं आपको 4 दशक लगभग मैंने सेना में निकाले हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये काम बहुत खूबी से किया जा रहा है। जहां तक प्रश्न देशवासियों का है, देखिए, मैं आपको एक बात फिर साफ कहना चाहता हूं आपके तमाम श्रोताओं को कि ये जो विजयश्री हमने प्राप्त की है, ये विजयश्री पूरे भारतवर्ष ने प्राप्त की है। ये सिर्फ सेनाओं की विजयश्री नहीं है। मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूँ, इतना कहना आपके हमारे लिए काफ़ी है कि जो भारत की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, उसके जितने भी ड्राइवर्स होते हैं वो तमाम ड्राइवर्स इस ऑपरेशन के दौरान, या जो हमने इसको ऑपरेशन भी नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कि मिलिट्री एक्शन, मिशन ओरिएंटेड मिलिट्री एक्शन था, उसकी सफलता के लिए सब ने काम किया है, किसी भी क्षेत्र में हो। अब जहां रहा सवाल आम लोगों का, देखिए, हमको ताकत आम लोगों से ही मिलती है जी। आप आम लोगों से सेना को क्या चाहिए? आम लोगों से सेना को चाहिए कि आप सेना में विश्वास करें, और सेना में विश्वास दिखाया है आम जनता ने, और आपके श्रोता इस बात को जानकर प्रसन्न होंगे कि उस विश्वास का परिणाम है कि आज आपकी सेना की, आज आपके देश की पूरे विश्व में सराहना हो रही है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, देखिए, हम जब मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होते हैं तो एक ब्रह्म वाक्य हमें सिखाया जाता है। एग्जैक्ट वर्ड्स शायद मैं न कह पाऊँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, और ये बहुत आवश्यक है आपके श्रोता इस बात को जाने कि सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। The honor, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort and safety come last always and every time. मतलब राष्ट्र प्रथम, जो सैनिक आपके लिए युद्ध कर रहा है, जान दे रहा है, वो उसके बाद, और आप सबसे आखिर। आज भारतवर्ष के हर एक नागरिक से यही उम्मीद रखी जानी चाहिए, और हर नागरिक को इस मोटो में विश्वास रखते हुए राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना चाहिए। जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनको आप दूसरे नंबर पर रखें और अपना काम सबसे आखिर में करें। फिर आप देखिएगा, हमें 2047 का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये 2047 से कई वर्ष पहले हम लोग ये पालेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और अब चूंकि आपने तनाव की बात करी, तनाव अवश्य होता है, लेकिन जब हालात, आपके परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं आपके एक्शंस की वजह से, और ये सिर्फ 7 मई का मिलिट्री एक्शन नहीं है, ये एक्शन शुरू हुआ था 23 तारीख से, जब हमने सिंधु जल समझौता रद्द किया। ये सब जो एक्शन लिए गए थे, तो ये तमाम जो अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, उसके तमाम ड्राइवर्स को हमने इसमें प्रयोग में लाया। और जो आपकी सशक्त लीडरशिप है, इस बात का मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। क्या है कि पाकिस्तान में आज खौफ है, और जब आपका देश 4 दिन से युद्ध जैसी परिस्थिति में आपके पास, तो ये जो चीज़ें वहाँ से आ रही हैं, बिलावल भुट्टो के बदले में सुर हर एक के, तो ये तमाम चीज़ें इस बात को दर्शाती हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव जो स्ट्राइक हुई है, और वो स्ट्राइक सब होल ऑफ नेशन स्ट्राइक थी, सब की तरफ से। तो ये मेरा मानना है, और मैं यही चाहता हूं कि आपके श्रोता इस बात को समझें कि हमें राष्ट्र के हित में काम करना है। और मैं आपको एक उदाहरण और दूं चलते चलते शीला जी, और वो उदाहरण ये है कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। सरकार ने भी तुर्की को कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैंने और आपने तुर्की के अपने ट्रिप्स कैंसिल करके हमने दिखा दिया कि भारत के राष्ट्र हित में मैं भी शामिल हूँ। तुर्की और अजरबैजान अगर हमें धोखा दे रहे हैं तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे। ये भारत के लोगों की ताकत है।
सर, अभी आपने बात की कि आपका एक लंबा अनुभव रहा है सेना में। हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सा ख़ास पल था जो आपको हमेशा याद रहता है? देखिए, ये जो 40 वर्ष थे, ये मेरे जी। जीवन का सबसे सबसे बेहतरीन समय था। जी। और कोई इसमें किसी एक पल को अलग से कर पाना मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग, जो आपने कहा चैलेंजिंग जी। मौका है। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा मुझको जो सेटिस्फेक्शन हुआ, जबकि मैं अपनी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर था और मेरी यूनिट कश्मीर घाटी में डिप्लॉयड थी, और वहाँ पर ऐसे समय पे हम थे जब हालात बेहद ख़राब थे। 2001 से लेके 4 तक, उस समय पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ और भी कई बातें हुई, 9/11 भी तभी हुआ। तो उस समय जिस प्रकार से हम लोग अपना मकसद वहाँ पर हल कर पाए और हमने अपने काम वहाँ किया, वो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे समय का सबसे सेटिस्फैक्ट्री मेरा टेन्योर वो था, क्योंकि उसमें मुझे अपना स्वयं का जिस काम के लिए मैं सेना में आया था वो बखूबी करने का मौका मिला। जी। और मैं आपको बता दूं, उसमें से मेरे कुछ महीने इसी पहलगाम में निकले थे। मेरी यूनिट पहलगाम में डिप्लॉयड थी और पहलगाम में मैं वहाँ पर, तो मैं पूरा, इसीलिए मैं ये जो पूरा हादसा है, इसको मैं एक्चुअली, इट वेंट थ्रू माय माइंड लाइक ए फिल्म। जी। मेरे को एग्जैक्टली मालूम था कि वो कहाँ से आए होंगे, क्या किया होगा, कैसे किया होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर रहा हूँ महीनों। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये पूरे 4 दशक, ये मेरे जीवन का यही स्वर्णिम काल है। जी सर, अपने अनुभव के आधार पर आप हमारे श्रोताओं को, खासकर युवाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो भी देश सेवा के लिए प्रेरित हो सकें? शीला जी, संदेश जो आपने अब पूछा, राष्ट्र प्रथम, आपके साथ काम करने वाले उसके बाद, और आप सबसे आखिर में। अगर एक लाइन में आप पूछना चाहती हैं क्या संदेश है, ये संदेश जहां मैं जाता हूं इसको जरूर बताता हूं लोगों को। नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट। एक बात और मैं जाते कहना चाहता हूं कि राष्ट्रभक्त होने के लिए, टू बी ए पेट्रियट, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सेनाओं में हो या पुलिस में हो। जहाँ भी आप हैं, कोई भी काम आप कर रही हैं, अगर वो काम राष्ट्र प्रथम की भावना से कर रही हैं एंड यू आर डूइंग द बेस्ट दैट यू कैन, आई थिंक आप भी उतने ही बड़े राष्ट्रभक्त हैं जितना कि एक सैनिक, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो मेरी इन पूरे जो आपके श्रोता हैं उनसे यही अपील रहेगी, गुजारिश रहेगी कि do the best that you can, keeping the national interest uppermost in your mind, and that is all that the nation needs from you. जी सर। मेजर जनरल माथुर सर, आपने आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम के लिए हमारे श्रोताओं के लिए अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, चलने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग रहा सुप्रिया बनर्जी का, रिकॉर्डिंग में सहयोग दिया सुदर्शन नाहर ने, संपादक माधुरी वशिष्ठ, संयोजक डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा। अब मुझे इजाजत दीजिए श्रोताओं। जय हिंद।